हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड करती हूँ उसमें जितना भी मटेरियल प्रोवाइडेड होता है वो आपके एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट होता है। आपको कुछ नहीं करना, वीडियो से चैप्टर को या फिर टॉपिक को समझना है और जितना भी कंटेंट दिया होता है उसके नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। जितने भी ऑफेंसेस हैं स्टेट के अगेंस्ट होते हैं या फिर जो ये लोगों में शांति के अगेंस्ट होते हैं उनके लिए है। इसमें सबसे पहले आज हम देखेंगे सेडिशन, जो कि सेक्शन 124 ए में दिया हुआ है आईपीसी के, क्योंकि हम आईपीसी पढ़ रहे हैं ना। अब देख लेते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ये जो है ना, जितने भी ये टॉपिक्स दे रखे हैं, सेडिशन है, अनलॉफुल असेंबली है, रॉयटिंग है या एफ्रे है, ये सारे ही इसी टॉपिक के अंडर आते हैं। ठीक है, तो आज हम पर्टिकुलर इस स्लाइड के अंदर, आज इस वीडियो के अंदर हम सेडिशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो देखते हैं सेडिशन। सेक्शन 124 ए इंडियन पीनल कोड 1860। अब ऐसा नहीं है कि सेडिशन सिर्फ इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर ही दिया हुआ है, इसके अलावा भी कई जगह सेडिशन को जो है ऑफेंस माना गया है, जैसे कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1973 सेक्शन 95 में सेडिशन दिया हुआ है। ठीक है, द सेडिशन मीटिंग्स एक्ट 1911, ये तो एक्ट ही है एक अलग। द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट सेक्शन 2O का थर्ड पार्ट में सेडिशन को दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी। ठीक, इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। भारत में जो सेडिशन है वो यूके लॉ से लेकर आया गया था, यूनाइटेड किंगडम के लॉ से हमने अडॉप्ट किया था सेडिशन को। ठीक, अब हुआ क्या कि यूके में खुद में ही 1972 से लेकर 2009 तक कोई सेडिशन का केस ही नहीं आया, तो यूके ने सेडिशन को अपने कोड से हटा दिया। ठीक है, उसने अब हटा दिया, अब सेडिशन वहां पे लॉ नहीं है। ठीक है, अब जो है, अब इंडिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंडिया में क्या था ना, सेडिशन की जरूरत कब पड़ी, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करते थे, तो जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे भाई, वो सेडिशन करते थे क्या, गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, तो उनको जो है पनिश करने के लिए सेडिशन रूल को लाया गया था। ठीक है, तो 1860 में जब इंडियन पीनल कोड आया तो उसके अंदर सेडिशन कहीं पे भी नहीं था। ठीक, लेकिन 1870 में इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया इंडियन पीनल कोड में। ठीक है, किस केस में, द क्वीन वर्सेस जोगेंद्र चंद्र बोस के केस में। इस केस में क्या हुआ था कि जो सेडिशन है उसको लाया गया था इंडिया में। ठीक है, अब जो है इसके बाद काफी डिबेट होती रही, क्या सेडिशन जो है वो लॉफुल है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पे बहुत ज्यादा बहस चलती रही है और इसको क्या है, कभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते थे। ठीक है, अब बाकी आगे पढ़ेंगे कि अभी इसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। तो देखते हैं सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी क्या कहता है। सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी सेज अबाउट सेडिशन। ठीक है, जब आप बार बार इनको रिपीट करोगे ना सेक्शंस को, तो आपको याद रहने लग जाएंगे कि ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है किसके बारे में बात करता है। ठीक है, इन नॉर्मल टर्म सेडिशन इज एन ऑफेंस व्हेन एनी पर्सन थ्रू इट्स वर्ड्स, साइंस और एक्शन attempts or bring an feeling of hatred or feeling of disaffection in the general people against the government. सेडिशन क्या होता है, सेडिशन मतलब होता है कि हेटेड की भावना, राजद्रोह पैदा करना लोगों के अंदर। ठीक है, तो सेडिशन की भावना, जो राजद्रोह की भावना जो है वो लोगों के अंदर पैदा करना, किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, राजद्रोह तो गवर्नमेंट के खिलाफ ही हो रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, तो इसको सेडिशन कहते हैं। व्हेन एनीवन इंसिट्स or attempts to incite hatred or contempt in other people against the government which is established under law, it is said to be an offense committed under sedition. अगर कोई एक इंसान किसी पब्लिक के अंदर या किसी दूसरे ग्रुप्स के अंदर या किसी और बंदे के अंदर एक हेटर्ड की या फिर डिसअफेक्टेड ये भावना जो है वो पैदा करता है गवर्नमेंट के खिलाफ और उसको राजद्रोह करने पे, वायलेंस करने पे मजबूर करता है, तो वो क्या कर रहा है, क्राइम कर रहा है अंडर सेडिशन।
ठीक है। इट इज नेसेसरी दैट इंसिटमेंट शुड कॉज वायलेंस इन जनरल पीपल। देखो, सिर्फ उकसाना, सिर्फ कहना, मैं बैठी हूँ, मैं कहीं कह सकती हूँ कि मुझे भाई फलानी गवर्नमेंट का ये काम अच्छा नहीं लगा, दूसरे ने अपना ओपिनियन दिया, तीसरे ने ओपिनियन दिया, दिस इज द एक्सप्रेस ऑफ थॉट। ठीक है, ये मैं अपने ओपिनियन देके सामने वाले को उकसा नहीं रही हूँ, भड़का नहीं रही हूँ कि वो दंगे फसाद करना शुरू कर दे, दिस इज द जस्ट द एक्सप्रेशन। ठीक, लेकिन अगर इस भावना से कि सरकार ने ये किया है, चलो आज दंगा शुरू कर देते हैं, और ये दंगा जो है बढ़ते बढ़ते आग जलाना, लूटपाट, मारना, इन चीजों पे उतारू हो जाता है, तो ये ऑफेंस हो जाता है। ठीक है, तो वॉयलेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी सेडिशन के केस में। द इंसिटमेंट कैन बी वर्बली और इन रिटन फॉर्म, और इट कैन ऑल्सो बी अ साइन और एनी अदर रिलेटेड फॉर्म। देखो, लिख के भी किया जा सकता है, मान लो कि कोई मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है, ठीक है, या फिर कहीं पे पैम्पलेट्स छाप दिए हैं, फलानी फलानी जगह मिलेंगे और ऐसे दंगे फसाद करने हैं इस अगेंस्ट गवर्नमेंट के, इस कारण से, ठीक है, अगेंस्ट। या फिर वर्बली हो रहा है, वॉइस मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, कहीं पे भाषण दे रहा जा रहा है, सुनो 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 हमारी फलाना कम्युनिटी के बंदो सुनो, और ऐसे ऐसे हमें करना है, दिस इज द सेडिशन। ठीक है, या फिर किसी साइन के तहत, कई बार क्या होता है ना कि ओपनली नहीं किया जाता, कोई साइन इंडिकेशन दिया जाता है, तो उसको भी सेडिशन में कवर किया जाता है। ठीक, तो ये सारे सेडिशन होते हैं अंडर सेक्शन 124A। ठीक है, अब जैसे हमने सेक्शन 124A को पढ़ा, तो हमें पता लग गया कि कुछ एसेंशियल्स हैं जो 124A के लिए को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। वो क्या है कि कोई एक बंदा है, वो कोई एक मैसेज फॉरवर्ड करेगा, मतलब मैसेज सर्कुलेट करेगा, वो वर्बल हो सकता है, वो रिटन हो सकता है, वो किसी साइन के थ्रू हो सकता है। ठीक है, अब वो जो मैसेज है वो हेटर्ड या डिसअफेक्शन का मैसेज होगा, किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ। किस लिए होगा वो मैसेज? वायलेंस क्रिएट करने के लिए होगा। किसके द्वारा? पब्लिक के द्वारा। ठीक है, तो ये सब क्या है, सेडिशन के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, अब ये तो एलिमेंट्स हो गए, लेकिन हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि सेडिशन को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शन 124A। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, हमारे जो समाज है इसके अंदर कई एंटी नेशनलिस्ट बंदे हैं या तत्व हैं, ठीक है, टेररिस्ट हैं, ठीक, या फिर और भी कोई ऐसी चीजें जो अलगाववाद को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, वो सब जो है, वो एंटी नेशनल जो भी काम करते हैं, उन सब के खिलाफ एक सेडिशन को रेगुलेट करना, सेडिशन को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, ताकि उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सके। दूसरी बात क्या है, हमारा जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो हमें अथॉरिटी देता है कि आप बैठो पीसफुली प्रोटेस्ट करो, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो आप उसके लिए धरना दे सकते हो, लेकिन पीसफुली दो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ तोड़फोड़ कर रहे हो, पब्लिक प्लेसेस को नष्ट कर रहे हो, कहीं मार पिटाई कर रहे हो, आती जाती बाकी पब्लिक में डिसऑर्डर, मतलब उनको उनको इनकन्वीनियंस कर रहे हो। भाई देखो, सड़क पे धरना दोगे, पूरे का पूरा क्या होता है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, पब्लिक डिस्टर्ब होती है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि वो जो स्टेट का जो एक फॉर्मेशन होता है ना, वो बिगड़ने लग जाता है। वो सब ना करके, अगर आपको कुछ किसी गवर्नमेंट की बात अच्छी नहीं लग रही है तो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं। ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट सुनती भी है। अगर हिंसा हो जाती है उसी के अंदर, तो गवर्नमेंट उसको खत्म करने पे जुट जाती है, क्योंकि हमारे पास तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट जब जब इफेक्ट होगी तब तब हमारे पास हमारे कोड्स आ जाएंगे, सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, बस हो गया काम। ठीक है, तो मेंटेनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द कोहेजन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है, इनको बचाने के लिए ही स्टेट को उस और गवर्नमेंट को बचाने के लिए ही सेडिशन की जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो एक केस है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक के साथ। अब क्या हुआ ना, जो फ्रीडम फाइटर्स थे ना, वो जिस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो जब हमारे पास वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो वो उसके खिलाफ बोलते भी थे। और उस समय वो बोला हुआ जो है ना, जब उसको बोलते थे और कोई पनिशमेंट मिलती थी ना, तो उसको वो एज एन अवार्ड लेते थे। क्यों? क्योंकि वो भारत माता की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उस समय पे। ठीक है, तो वो क्या कहते थे कि तुम हमारे यहाँ राज्य नहीं कर सकते हो, तुम्हारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर थोपी गई गवर्नमेंट है। ठीक है, तो वो उस गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे, पनिशमेंट लेते थे, मार पिटाई भी सहते थे, जेल जाते थे, सब करते थे, क्योंकि
क्योंकि आपको पता ही है वो तो फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। तो क्वीन एम्प्रेस बल्कि वर्सेस बाल गंगाधर तिलक का एक केस था, जिसके अंदर क्या हुआ था भाई, जो भी फाइटर्स थे वो तो बोलते रहते थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने जो था इंडिपेंडेंस, इंडियाज इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते हुए जो है वो कुछ ना कुछ कह दिया, कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ। दो जगह हुआ था। कब उनको सेडिशन की जो पनिशमेंट है वो दी गई थी, इट वाज अवॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1897। मैंने आपको बताया 1870 में इंट्रोड्यूस हो गया था ना सेडिशन आईपीसी में। फॉर स्पीचेस द spontaneously incited other people to engage in violent behavior, resulting in the deaths of two British officers. भाई बाल गंगाधर तिलक ने उकसाया लोगों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और दो ब्रिटिश ऑफिसर्स उस दौरान मारे गए थे, ठीक है। तो इन 1898 उनको जो है गिल्टी माना गया, और लेकिन फिर उनको बेल तो मिली गई थी, ठीक है। 1909 में उनको जो है ट्रायल पे डाला गया सेडिशन के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिख दिया था कुछ केसरी में, ठीक है। तो ये दोनों केसेस थे जिसमें बाल गंगाधर तिलक को क्या था, सेडिशन के लिए मतलब माना गया था कि वो गिल्टी है। इसके बाद महात्मा गांधी को भी कहा गया था, सेडिशन के लिए चार्ज किया गया था। कैसे? महात्मा गांधी हैड रिटन 3 politically sensitive article in his weekly journal Young India, which was published from 1919 to 1932, so that he was jailed on the charges of sedition. He was sentenced to 6-year jail term, ठीक है। क्या हुआ, उन्होंने तीन आर्टिकल लिख दिए थे इसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि वो भी भाई वो भी फ्रीडम फाइटर तो थे ही। तो उन्होंने 1919 से 1932 के बीच में आर्टिकल्स लिख दिए थे। तो ये तीन आर्टिकल्स लिख दिए उन्होंने। तो उनको क्या किया गया, तीन उन पे चार्जेस लग गए थे। टेम्परिंग विद लॉयलिटी, शेकिंग द मेन्स एंड अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। भाई उनका तो काम ही यही था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपने भारतीयों को जगाने का। तो वो वही काम करते थे, तो वो सेडिशन के लिए जेल डाल दिए जाते थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी को भी चार्ज किया गया था सेडिशन के केस में, ठीक है। इसके बाद देखा गया कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, ठीक। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ किशोर चंद्र वेंगिमचा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो भी नाम होते हैं ना, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं क्योंकि अजीब अजीब से नाम आ जाते हैं, तो आप उनको खुद से उनके स्पेलिंग के साथ ध्यान रख लीजिएगा। इसमें क्या हुआ कि दैट वुड डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124A विच क्रिमिनलाइजेस सेडिशन। अब इस केस में क्या हुआ कि वैलिडिटी को चेक किया गया कि अब भाई ये वैलिडी भी है सेक्शन 124A की, ऐसे कैसे ऐड कर रखा है। इन connection with posts and cartoons that were posted on social media platforms, two journalists, Kishore Chandra और कन्हैया लाल शुक्ला, have been accused for committing sedition in India। ये दो जर्नलिस्ट हैं, इन दोनों ने कुछ कार्टून्स वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिए थे। अब गवर्नमेंट के तो खिलाफ ही होंगे, तभी वो सेडिशन के केस में चार्ज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो दे हैव फाइल्ड अ रिट पिटिशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124A व्हिच क्रिमिनलाइजेस एंड पनिशेस सेडिशन। 124A की क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ही चैलेंज कर दिया। बोले ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ही नहीं है। ऐसा कैसे हो गया भाई, इसको कैसे वैलिडिटी मिल गई? हमारी तो स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यही कहती है, आपको स्पीच ऑफ फ्रीडम है भैया, जो बोलना है बोल दो। लेकिन ये अब ये सेडिशन, हम तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी जो बोलना है बोल सकते हैं। तो भाई सेक्शन 124A ने बोला आईपीसी के कि भैया कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, किसी चीज की कुछ एक लिमिट भी होती है, उनको फॉलो करते हुए बोलो ना। अगर आप अपने पॉइंट्स रख सकते हो, आप दूसरों को कह सकते हो नहीं नहीं तुम मत मान इस गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, बट क्या आप उसको ये कह सकते हो कि जब गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसा कर हिंसा फैला दे, गाड़ियों में आग लगा दे ताकि गवर्नमेंट तेरी बात सुने? ऐसा तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये डिसाइड किया गया कि सेक्शन 124A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो वैलिड है, ठीक है। अब केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार था क्या? इस केस में ये कहा गया कि जो वर्ड्स है, जो बंदे बोलेंगे वो रिटर्न में भी हो सकते हैं, वो स्पोकन में भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो स्पोकन है तो रिटर्न को कंसीडर नहीं करेंगे, रिटर्न है तो स्पोकन को कंसीडर नहीं करेंगे। नो, रिटर्न भी हो सकता है, और सेडिशन कैन बी अप्लाइड ऑन बोथ रिटर्न एंड वर्बल, ठीक है। इंसाइटमेंट इज राइट अंटिल क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर। देखो आप
किसी चीज के लिए इंसाइटमेंट रखना, किसी को मतलब बताना कि ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं वैसे रख ले, उकसाना ठीक है, लेकिन पब्लिक डिसऑर्डर को बनाए रखो भाई, ये डिसेंसी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। वॉयलेंस जरूरी नहीं है, वॉयलेंस क्यों क्रिएट करना है, हमें वॉयलेंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या कहा, कुछ लिमिटेशंस है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। डिसअफेक्शन जो है वो क्रिएट करना किसी बंदे के अंदर, वो अनलॉफुल है, ठीक। अब सेडिशन का चार्ज लग रहा है तो इसको कुछ डिफेंस भी मिलते हैं। वो डिफेंस क्या है, उसको कहना है कि भाई मैंने तो कोई साइन बनाया ही नहीं, मैंने तो कुछ रिप्रेजेंटेशन किया ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, मुझे क्यों चार्ज कर रहे हो, ठीक। उसके बाद वो ये कह दे कि मैंने अगर कुछ बोला है तो वो डिसअफेक्शन में नहीं बोला मैंने, कंटेम्प्ट नहीं है वो, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, वो ये कह सकता है कि मैंने जो भी बोला वो डिसअफेक्शन में भी था, लेकिन वो अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं था, ठीक। तो ये तीन डिफेंसेस से बचने की कोशिश कर सकता है जो पर्सन जो एक्यूज है सेडिशन में। अब वो अगर नहीं बच पाए तो क्या होगा, अगर वो नहीं बच पाए साहब, तो उनको 3 साल के लिए जेल मिल सकती है, फाइन मिल सकता है, या दोनों मिल सकता है, ठीक है। और जो इम्प्रिजनमेंट है वो बढ़ सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, और फाइन और विद बोथ। वो डिपेंड करता है कि जो उन्होंने सेडिशन किया उससे जो वायलेंस क्रिएट हुआ वो किस लेवल तक का हो गया, भाई केस टू केस चीजें वेरी भी करती हैं, तो मिनिमम 3 साल की जेल, फाइन और बोथ तो होगा ही होगा। मगर केस टू केस वेरी होने के कारण जो ये 3 साल की इम्प्रिजनमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी चेंज हो सकती है, प्लस फाइन और बोथ तो होगा ही, ठीक है। अब देख लेते हैं इसी के साथ कंक्लूजन। सेडिशन इज अ सीरियस ऑफेंस इन द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19। देखो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखी है, एक्सप्रेशन दे रखा है, बट इसका मतलब नहीं है कि उलूल जुलूल कुछ भी जो मन में आए वो बोलते चलो, ऐसा नहीं है। भारत के नागरिक हो तो एक अच्छे नागरिक बन के रहो। सरकार के खिलाफ अगर कुछ प्रॉब्लम है सरकार से, सरकार के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, मगर उसको पीसफुली ढंग से करो ना, एक न्यायिक तरीके से करो, ताकि आपको सरकार कंसीडर भी करे न्याय देने के लिए ना। ऐसा नहीं कि आप इतनी हिंसा फैला दो कि सरकार आपको भाई बिहाइंड द बार्स ही फेंकना शुरू कर दे, ठीक है। सो देयर इज अ नीड दैट सेडिशन लॉ शुड हैव एक्सप्रेसली कंटेन वर्ड्स which satisfied the restrictions of article 19(2). आर्टिकल 19(2) में रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है हमारे को, और उसमें सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन यही है कि हमें वेजिंग वॉर्स और सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सेडिशन के वर्ड्स पिक करे गए हैं, और अगर कोई ऑफेंस जो है वो उन वर्ड्स पे उन वर्ड्स को कंटेन कर रहा है तो वो ऑफेंस अंडर सेडिशन डाल दिया जाता है, ठीक है। अब जो रिस्ट्रिक्शंस है वो क्या है, वो क्यों लगाई जाती है, वो नेशनल सिक्योरिटीज को बनाए रखने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। जो सेडिशन के लॉज है वो इंटरप्रेट किए जाते हैं और अप्लाई किए जाते हैं एज द गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वैसा ही किया जाता है। इसी के साथ हमारा सेडिशन का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, एंड साथ के साथ हमारा ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का भी एक फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हमारा एक अनलॉफुल असेंबली का बच जाएगा, रॉइटिंग एंड एफरे का बचेगा, वो भी मैं जल्दी आप अपलोड करूंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।